दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ देर खामोश रहने के बाद रोहित ने आयशा से कहा, सभी डॉक्टर्स का यही कहना है कि अनिका का इलाज डॉक्टर अमृता कर सकती हैं। रोहित की बात सुनकर आयशा के चेहरे पर फिर से मायूसी छा गई। वो अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका चाहकर भी खुद का इलाज नहीं कर सकती थी। रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए आयशा ने कहा, बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। अनिका धीरे धीरे ये तो समझने लगी है कि हम सब उसके परिवार वाले हैं। वो बच्चों के साथ घुल में मिलने लगी है, मेरे साथ भी काफ़ी घुल मिल गई है, मगर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो तुमसे दूर होती जा रही है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम और अनिका एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। तुम्हारे दिल में तो उसके लिए आज भी वही प्यार है, मगर कहीं ना कहीं याददाश्त के साथ साथ मुझे अनिका के दिल से तुम्हारे लिए प्यार भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब तुम्ही को कुछ करना होगा। अनिका के दिल में फिर से वही पुराना भरोसा और प्यार हासिल करने के लिए तुम्ही को कुछ सोचना होगा। आयशा इतना सब कुछ कहने के बाद रोहित के चेहरे को देखने लगी। वो आयशा की बात ध्यान से सुन रहा था और समझ रहा था। तभी आयशा ने आगे कहा, मैं तो कहती हूँ, अगर तुम्हें सब कुछ ठीक लगे तो कुछ दिनों के लिए बच्चों और अनिका के साथ कहीं बाहर चले जाओ। तुम जितना वक्त अनिका के साथ गुजारोगे उतनी ही तुम्हारी नज़दीकियाँ बढ़ती जाएंगी। रोहित भी जानता था कहीं ना कहीं आयशा की बात बिल्कुल सही थी। ज़्यादा वक्त गुजारने से अक्सर एक दूसरे पर भरोसा बन जाता है और फिर वही भरोसा एक दिन प्यार में बदल जाता है। किसी भी कपल को अपना प्यार बरकरार रखने के लिए एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने की बेहद ज़रूरत होती है और अनिका का प्यार पाने के लिए रोहित कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। वहाँ रिया के बेडरूम में अलेक्जेंडर, रिया और आर्यन अनिका के आसपास बैठकर अनिका के साथ पुरानी बातें ताज़ा कर रहे थे। वो एक बड़ी सी टेलीविज़न स्क्रीन पर अनिका को फैमिली वेकेशन और बाकी के वीडियोस दिखा रहे थे। एक वीडियो में अनिका और रोहित दोनों स्विमिंग कॉस्ट्यूम में एक 5 स्टार होटल की प्राइवेट विला में एक प्राइवेट पूल में स्विमिंग करते नजर आ रहे थे। रोहित और अनिका एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे और ठीक उसी वक्त अलेक्जेंडर ने रोहित और अनिका के प्यार को अपने मोबाइल के फ़ोन में कैद कर लिया था। तीनों बच्चे उस वीडियो को देखकर हंस रहे थे। वहीं अनिका को काफ़ी ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। एक वीडियो में अनिका और रोहित दोनों पैराग्लाइडिंग करते हुए नजर आ रहे थे। एक छोटी सी मोटर बोट के बीच एक लंबी सी रस्सी लगी थी और हवा में रोहित और अनिका एक ही पैरासूट में उड़ते हुए नजर आ रहे थे। वहीं बच्चे भी समुद्र की लहरों से टकराती हुई मोटर बोट में नजर आ रहे थे। उन सारे वीडियोस को देखकर बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे थे। उन्हें अपने पुराने दिन जब याद आए तो रिया ने अनिका से लिपट कर कहा, मम्मा चलो ना, वापस वेकेशन के लिए जाते हैं। क्या तुम्हें हमारे साथ मज़ा नहीं आता था? रिया ने जैसे ही ये बात कही अनिका थोड़ी चौंक गई। अनिका की खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिया की इस बात का क्या जवाब देती। जो खुशी और जो प्यार वीडियोस में अनिका की आंखों में रोहित के लिए नजर आ रहा था, वो अनिका के लिए काफ़ी हैरान कर देने वाला था। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी प्यारी ज़िंदगी होने के बावजूद उसके साथ अचानक क्या हो गया था कि वो अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से भूल चुकी थी। जिस रोहित पर अनिका को इतना भरोसा था और जिस रोहित के लिए अनिका अपनी आंखों में इतना प्यार देख पा रही थी, आज उसी रोहित को देखते ही अनिका अनकंफर्टेबल महसूस क्यों कर रही थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि जो रोहित अपने परिवार का इतना ख्याल रखता था और अपने परिवार की हिफाजत के लिए इतना कुछ कर सकता था, उस रोहित का असली चेहरा क्या था, ये समझ पाना अनिका के लिए बेहद मुश्किल हो गया था। अनिका मन में यही बात सब सवाल दोहराई जा रही थी। तभी रिया ने प्यार से अनिका के गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मम्मा, आप हम सब से तो दोस्ती कर चुकी हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब से आप घर वापस लौटी हैं तब से लेकर अब तक आपने पापा के साथ बिल्कुल बात नहीं की है। पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, पापा आपसे दूर नहीं रह सकते। मम्मा प्लीज़, आप पापा के साथ भी दोस्ती कर लीजिए और बिल्कुल पहले की तरह उन्हें प्यार करने लगिए। रिया की डिमांड अनिका के लिए काफ़ी ऑकवर्ड थी। अनिका चाहकर भी रिया की ये डिमांड पूरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक औरत होने के नाते यह बात बहुत स्वाभाविक थी कि जब तक अनिका को सामने खड़े इंसान पर भरोसा नहीं हो जाता, जब तक उसके मन में उसके लिए प्यार और इज्जत नहीं होती, वो उससे नज़दीकियाँ नहीं बढ़ा सकती थी। अनिका ये भी जानती थी कि यह बात पूरी तरह से सच है कि रोहित ही उसका पति था और उसके तीनों बच्चों का बाप था। होश में आने के बाद शायद कुछ दिनों तक अनिका इस बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकती थी, मगर तीनों बच्चों की बातें सुनने के बाद अपनी आंखों में अपने अस्तित्व को
में रोहित के साथ गुजारे हुए पलों को देखने के बाद अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। याददाश्त खो चुकी अनिका का दिल अब 2 हिस्सों में बंट गया था। दिल का एक हिस्सा ये कहता था कि अपने बच्चों की बात मानकर वो रोहित को अपना ले, और दिल का दूसरा हिस्सा रोहित को बिल्कुल अनजान मानकर रोहित से कहीं ना कहीं जुड़ने से ऐतराज जता रहा था। इसी कारण अब अनिका का दिल और दिमाग दोनों ही ऐसी स्थिति में फंस गया था कि अनिका कोई भी फैसला नहीं ले पा रही थी। तभी नन्ही सी रिया की बात में हामी भरते हुए अलेक्जेंडर ने आगे आकर अनिका का हाथ पकड़ा और कहा, रिया बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मा, आपको डैड से दोस्ती कर लेनी चाहिए। क्यों ना हम सब आज से साथ में ही रहें, बिल्कुल पहले की तरह। जैसे ही अलेक्जेंडर ने यह बात कही, अनिका के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। अनिका अभी भी रोहित को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो बच्चों की इस डिमांड को किस तरह पूरी कर दी। अनिका के लिए रोहित बिल्कुल अनजान था। वो नहीं समझ पा रही थी कि उसे रोहित के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। इससे पहले कि अनिका बच्चों की बातों का कुछ जवाब देती, अनिका ने देखा कि रिया के बेडरूम का दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही अनिका की नज़रें रोहित की नज़रों से टकराई। अनिका को देखते ही रोहित अपनी जगह पर जैसे जम सा गया। रोहित की नज़रें जब अनिका की नज़रों से टकराई, तब रोहित हर बार की तरह अनिका की आंखों में खो गया। रोहित की आंखों के सामने इस वक्त पहले से कई सारे पल घूमने लगे। रोहित उन पलों की याद करने लगा जिसमें वो अनिका के साथ काफ़ी खुश था और एक साथ ही बेहद सुकून भरी ज़िंदगी के पल जीता था। रोहित जब भी अनिका को देखता था, तब रोहित को दिल में अनिका के लिए वही प्यार फिर से जाग जाता, जिस तरह का प्यार रोहित ने अनिका को पहली बार देख के महसूस किया था। रोहित के लिए अनिका का प्यार बेहद खास था और रोहित अनिका को भी अपने लिए बहुत खास मानता था। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। रोहित ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि इस वक्त रोहित की आंखों में अनिका के लिए जो प्यार था, वो प्यार अनिका की आंखों में रोहित के लिए नहीं था। मगर अनिका की आंखों में फिर से अपने लिए प्यार और थोड़ी सी रेस्पेक्ट देखने के लिए रोहित कई जन्मों तक इंतजार कर सकता था। रोहित धीरे धीरे अपने कदम अनिका की ओर आगे बढ़ाने लगा। रोहित जैसे जैसे अनिका के करीब आता जा रहा था, अनिका के दिल की धड़कनें उतनी ही तेज हो रही थी। अनिका बस यहाँ वहाँ बच्चों को देखकर अपने कदम पीछे हटा रही थी। वो बिल्कुल घबरा चुकी थी। उसे अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी थी। तभी रिया ने अचानक अनिका का हाथ पकड़ लिया और कहा, मम्मा डरो मत, ये हमारे पापा हैं, आपकी शादी हुई है इनसे, आप बहुत प्यार करती हैं इनसे और ये बहुत प्यार करते हैं आपसे। और अब वक्त आ गया है मम्मा कि आपने जिस तरह हमारे रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट किया है, उसी तरह आप पापा के प्यार को भी एक्सेप्ट कर लीजिए। आप दोनों को प्यार करता हुआ देखकर कहीं ना कहीं हम बच्चों को अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। नन्ही सी रिया और अलेक्जेंडर सभी ने अपना बचपन बिना माँ बाप के गुजारा था। रिया अनिका के साथ पली बड़ी थी और उसके अपने पापा को मिस किया था। आर्यन अपने पापा के साथ पला बड़ा था और उसने अपनी मम्मा को मिस किया था। और अलेक्जेंडर बिना माँ बाप के पला बड़ा था। मगर जब किस्मत ने उन पांचों को वापस में लाया, तो उसके बाद तीनों बच्चे एक पल के लिए भी अपने माँ बाप से अलग नहीं होना चाहते थे। जब भी तीनों बच्चे अनिका और रोहित के बीच का प्यार देखते, उन्हें एक सेफ और सिक्योरिटी महसूस होती थी। जिन बच्चों के माँ बाप एक दूसरे से अलग हो जाते थे, उन बच्चों पर क्या बीतती थी, यह बात तीनों बच्चे अच्छी तरह से जानते थे। अब तो तीनों बच्चे भी ये जान चुके थे कि आकाश मामा के जाने के बाद उनकी मामी की क्या हालत हुई थी। तीनों बच्चे इतनी कम उम्र में भी प्यार की कीमत अच्छी तरह से समझ चुके थे और वो चाहते थे कि जल्द से जल्द अनिका रोहित को अपनाकर फिर से जल्द अपने दिल में रोहित के लिए वही प्यार हासिल कर सके जो याददाश्त खोने से पहले था, क्योंकि अब यह एक तरीका था सब कुछ ठीक करने का। तीनों बच्चे जानते थे कि एक बार अनिका रोहित के प्यार को एक्सेप्ट करने लगे, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। शायद इसके बाद बच्चों को इस बात की भी फिक्र नहीं होती कि अनिका की याददाश्त वापस आएगी। जब उनकी माँ बिल्कुल पहले जैसी फैमिली के साथ जुड़कर रहने लगेगी, तो इससे ज़्यादा बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए था। रोहित धीरे धीरे अपने कदम अनिका की ओर बढ़ा रहा था, मगर अनिका हिचकिचाकर अपने कदम पीछे ले रही थी। वहीं बच्चों की आंखों में बस अब उम्मीद नजर आ रही थी कि किसी तरह अनिका रोहित के प्यार को एक्सेप्ट कर ले, मगर अनिका के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। तभी रोहित की नज़र अनिका के चेहरे पर पड़ी। उसने देखा कि अनिका पहले से काफ़ी ज़्यादा परेशान और घबराई हुई नजर आ रही थी। साथ ही अनिका के हाथ पैर कांप रहे थे। रोहित ने जब ये देखा तो उसे सब कुछ समझ में आ गया कि अनिका उससे डर रही थी। इस कारण रोहित अचानक अपनी जगह पर चलते हुए रुक गया और अनिका के चेहरे पर परेशानी देखकर धीमी और मीठी आवाज़ में कहने लगा, डोंट वरी अनिका, जब तक तुम हमारे रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट नहीं कर लोगी,
मैं तुम्हारे प्यार का इंतज़ार करूँगा, मगर हमारे प्यार को एक चांस देने के लिए क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगी? अनिका पूरी तरह से रोहित की बातों को अवॉइड भी नहीं कर सकती थी। कहीं ना कहीं अनिका भी चाहती थी कि वो बच्चों की खातिर अपने रिलेशनशिप को एक मौका दे। जो रिलेशनशिप वीडियो और फोटोग्राफ्स में नज़र आ रही थी वही हकीकत थी। ये समझकर अनिका रोहित की ओर अपनी दोस्ती और चाहत के कदम आगे बढ़ाए। रोहित ने अनिका से पूछा, क्यों ना हम सब एक वेकेशन के लिए जाएं? कई दिन हो गए बच्चों को हम वेकेशन के लिए नहीं ले गए। वेकेशन का नाम सुनते ही तीनों बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तीनों बच्चे अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रही थी और ये कोई वक्त नहीं था वेकेशन पर जाने का, मगर वो अपने पापा की इस प्लानिंग को रोकना भी नहीं चाहते थे, चाहे इसके लिए उन्हें एग्ज़ाम्स मिस क्यों ना करनी पड़े। तीनों बच्चे अनिका की ओर देखकर कहने लगे, चलो ना मम्मा वेकेशन पर जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तीनों बच्चों की जिद के आगे अनिका जानती थी कि इस बार उसे हार माननी होगी, मगर जैसे ही अनिका रोहित की इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रही थी, तब अचानक श्रेया का मायूस चेहरा उसकी नज़रों के सामने आया। अनिका बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। एक तरफ उसकी फैमिली थी, उसके बच्चे थे जो चाहते थे कि उसके मम्मी पापा पहले की तरह एक दूसरे के प्यार करने लगे और वो पहले की तरह खुशी खुशी अपने मम्मी पापा के साथ ज़िंदगी बिताने लगे, और दूसरी तरफ मायूस और मासूम श्रेया थी जो अपने पति के कातिल को ढूंढना चाहती थी। श्रेया का मकसद अब अनिका को साफ नज़र आ रहा था। इस कारण से अनिका की परेशानी अब और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। श्रेया ने अनिका से कहा था कि किसी तरह एक एक करके सारे क्लाइंट्स लेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से अलग होकर मारवा इंडस्ट्रीज से जुड़ रहे हैं। श्रेया ने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए थे अनिका को। अनिका ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि श्रेया उससे झूठ नहीं बोल रही थी। श्रेया की आंखों में सच्चाई थी। भले ही श्रेया की आंखों में उसे काफ़ी सरसराहट नज़र आ रही थी, मगर वो जानती थी कि श्रेया की दिमागी हालत कमज़ोर थी। अनिका अब तक ये भी जान चुकी थी कि मरने वाला आकाश और कोई नहीं उसका भाई था। अपने अस्तित्व को और अपने वजूद को ढूंढ रही अनिका के सामने अब एक बहुत ही बड़ी कशमकश थी। एक तरफ एक एक करके तिनका जुड़ती हुई उसकी फैमिली थी और दूसरी ओर श्रेया की बिखरती हुई जिंदगी। अनिका की आंखों में अभी भी कन्फ्यूज़न और परेशानी देखकर रोहित ने अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींच लिया। रोहित की आंखों में एक छोटे बच्चों की मायूसी नज़र आ रही थी, जो चाहता था कि जिस तरह बच्चों को अपनी माँ का प्यार मिल रहा था उसी तरह उसे भी अपना प्यार वापस मिल जाए। अनिका की आंखों में वह अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, मगर इस वक्त अनिका की आंखों में उसे अनजानेपन से अलग और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। रोहित धीरे धीरे अपने हाथ पीछे लेने लगा। तभी रोहित को एहसास हुआ कि उसके हाथों पर किसी ने अपना हाथ रखा था। रोहित के हाथों पर अचानक गर्माहट महसूस होने लगी। इस बार जब रोहित ने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो अनिका ने रोहित का हाथ पकड़ा था। अनिका की आंखों में भी कशमकश नज़र आ रही थी। उसकी आंखों में काफ़ी कन्फ्यूज़न थी। अनिका अपने बच्चों की ओर देख रही थी। रोहित ने जब बच्चों की ओर देखा तो पाया कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। बच्चे एक साथ अपने हाथों को में उछालकर अनिका से लिपट गए। तीनों बच्चे अनिका से लिपट गए थे। तीनों बच्चे एक के बाद एक अनिका को थैंक्स कहने लगे। आर्यन, जो हमेशा ही चुपचाप रहता था और हर बार समझदारी से काम लेता था, अनिका का ये रिएक्शन देखकर आर्यन भी अपने इमोशंस छुपा नहीं पाया और आर्यन ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर कहा, तो हो जाए एक फैमिली वेकेशन। कहाँ जाना है वो हम बच्चे आपको बताएंगे। रोहित को इतने दिनों में पहली बार एहसास हो रहा था कि उसकी टूटी बिखरी फैमिली फिर से जुड़ने लगी थी। रोहित ने अनिका का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में अनिका से कहा, बस तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना है। जिस तरह तुम अपने बच्चों पर भरोसा करती हो उसी तरह मुझ पर भी भरोसा करना सीख जाओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे लिए तुम मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात हमेशा याद रखना है। इतना कहने के बाद रोहित अनिका के थोड़ा और पास आया और उसके चेहरे की ओर देखकर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी याददाश्त वापस आए या ना आए, पर तुमसे जुड़ी हर याद मेरे सीने में कैद है, जिन्हें तुम मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। रोहित इतना सब कहने के बाद चुप हो गया। वो अनिका को देखने लगा। वहीं अनिका अभी भी काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, मगर बच्चों के चेहरे पर इतनी खुशी देखकर अनिका को कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसका रोहित की ओर आगे बढ़ाया हुआ कदम सही था। बच्चों अनिका से लिपटकर उसे प्यार करने लगे थे। वहीं अचानक रोहित को यह एहसास होने लगा जैसे कमरे के बाहर कोई उसकी बातें सुन रहा था। रोहित काफ़ी अलर्ट हो गया। रोहित ने हालांकि यह बात बच्चों की ओर अनिका को नहीं बताई, मगर रोहित धीरे धीरे अपने पैर
पीछे लेने लगा। रोहित धीरे धीरे अपने कदम रूम के दरवाजे की ओर ले जाने लगा। फिर अचानक रोहित ने मुड़कर बेडरूम का दरवाज़ा एक झटके से खोल दिया। बच्चे भी रोहित की इस हरकत को देखकर हैरान हो गए। रिया दौड़कर रोहित के पास गई। जब रिया की नज़रें दरवाजे के बाहर गई तो रिया के मुंह से चीख निकल गई। रोहित भी दरवाजे पर खड़ी औरत को देखकर हैरान रह गया। एक औरत जिसका चेहरा बुरी तरह से झुलस चुका था, वो अपने हाथ में नाश्ते की ट्रे लेकर दरवाजे के बाहर खड़ी थी। रिया की चीख सुनते ही उस औरत के हाथ से नाश्ते की प्लेट जमीन पर गिर गई। जब अलेक्जेंडर और आर्यन दौड़कर दरवाजे के पास आए तो उस औरत का चेहरा देखकर उन्हें भी काफ़ी घबराहट महसूस होने लगी थी। उन्होंने इससे पहले किसी इंसान की शक्ल को इतनी बुरी तरह से झुलसा हुआ कभी नहीं देखा था। बच्चों को इस तरह से घबराया हुआ देखकर उस औरत ने तुरंत अपना घूंघट अपने चेहरे पर ओढ़ लिया और अपना सर झुकाकर रोहित से कहने लगी, माफ़ कीजिएगा सर जी, दरअसल मुझे कहा गया था कि मैं बच्चों के कमरे में उनका और मैडम का नाश्ता ले जाऊं, इसलिए मैं यहाँ आई थी। रोहित उस औरत की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसकी पूरी बात सुनने के बाद रोहित कुछ कहने ही वाला था, इतने में उस औरत ने आगे कहा, दरअसल कुछ साल पहले हमारी बस्ती में आग लग गई थी। उस आग में मेरा पूरा शरीर झुलस गया था। तब से मैं हमेशा अपने चेहरे पर ये घूंघट लिए घूमती हूँ साहब। आज झटके से दरवाज़ा खुला तो अचानक घूंघट चेहरे से फिसल गया और बच्चे मुझे देखकर डर गए। वैसे मुझे पता है कि लोग मेरे चेहरे को देखकर अक्सर डर जाते हैं, इसलिए मैं अपना चेहरा पर घूंघट हमेशा डालकर रखती हूँ। मुझे माफ़ कर देना साहब। मेरे घर पर मेरा एक बेटा है जो उस आग में पूरी तरह से झुलस चुका था। वो कामकाज नहीं कर पाता। उसके इलाज के लिए और उसके खाने पीने के लिए मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। ये कहने के बाद उस औरत ने रोहित की ओर देखकर अपने हाथ जोड़ लिए। रोहित को उस औरत के लिए काफ़ी हमदर्दी हो रही थी, इसलिए उस औरत की ओर अपने हाथ से इशारा करते हुए रोहित ने कहा, नहीं, हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगा कि कोई छुप छुप कर हमारी बातें सुन रहा था, इसलिए मैंने झटके से दरवाज़ा खोला। आपको नौकरी से कोई नहीं निकालेगा, आप बेफिक्र रहिए। दरवाजे के पास खड़े बच्चे भी अब ये समझ चुके थे कि उन्होंने जिस तरह का रिएक्शन उस औरत के चेहरे को देखकर दिया था, उससे वो इमोशनली काफ़ी हर्ट हुई होगी। बच्चे भी उस औरत के लिए काफ़ी सॉरी फील कर रहे थे। उन्हें अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। उनको अपने दिए हुए रिएक्शन पर पछतावा था। इस कारण बच्चों ने आगे कुछ नहीं कहा। मार्बा हाउस में कई नौकर काम करते थे। रोहित और बच्चे हर नौकर को नहीं जानते थे। नौकर की शिफ्ट भी बदलती रहती थी। हर 8 घंटे में स्टाफ बदला जाता था। ऐसे में मार्बा हाउस में हमेशा नौकरों की कमी रहती थी। हेड सर्वेंट हमेशा अपने से नीचे वाले सर्वेंट की अपॉइंटमेंट करता और पुराने नौकर जो काम छोड़कर चले जाते थे, उनकी जगह नए नौकर को वही अपॉइंट करता था। मार्बा हाउस में काम करने वाले नौकरों की आइडेंटिफिकेशन अच्छी तरह से चेक की जाती थी, इसलिए रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि उसके घर में काम करने वाला हर नौकर घर की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए ही अपॉइंट किया जाता था। जमीन पर गिरी हुई प्लेट को देखते हुए उस औरत ने रोहित से कहा, साहब, सारा का सारा नाश्ता खराब हो गया, मैं अभी दूसरा नाश्ता लेकर आती हूँ। यह कहने के बाद उस औरत ने जमीन पर गिरी प्लेट को अपनी ट्रे में रखा और ज़मीन पर नीचे फैला नाश्ता साफ करने लगी। नाश्ता साफ करने के बाद वो औरत ट्रे पकड़कर अपना सिर झुकाकर वहाँ से चली गई। अनिका बस पीछे खड़ी दरवाजे पर चल रही बातों को सुन रही थी। दरवाजा बंद करने के बाद रोहित अनिका की ओर मुड़ा और बच्चों के कंधों पर हाथ रखकर कहने लगा, तो चलो बच्चों, बताओ कहाँ जाना है हमें वेकेशन के लिए। रिया ने कहा कि हम स्विट्जरलैंड चलते हैं। वहीं आर्यन ने कहा कि नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो वहीं अलेक्जेंडर ने कहा कि नहीं नहीं, हम इस बार अफ्रीका जाएंगे। वहाँ के जंगल सफारी में हम अलग अलग प्राणियों से मिलेंगे। इसके बाद तो जैसे ही पूरे कमरे में एक अलग ही माहौल हो गया था। तीनों बच्चे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू करने के लिए अपनी अपनी फेवरेट जगह पर जाने के रीजंस बताने लगे। अनिका और रोहित दोनों ही मुस्कुराते हुए बच्चों की आर्गुमेंट सुन रहे थे। तभी अचानक अनिका की नज़र रोहित पर पड़ी। रोहित बच्चों की ओर देखकर बड़ी ही मासूमियत से मुस्कुरा रहा था। बच्चों को इस तरह प्यार से लड़ते झगड़ता देखकर रोहित के चेहरे पर जो मासूमियत नज़र आ रही थी और जो खुशी नज़र आ रही थी, उसे देखकर अनिका मन ही मन सोचने लगी कि शायद श्रेया ने रोहित के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सब सच था या उसके मन का कोई वहम। बच्चे आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। तभी अचानक अनिका रोहित की ओर मुड़ी और कहने लगी, रोहित, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। रोहित अनिका को देखकर हैरान हो गया था। हैरानी के साथ साथ रोहित को इस बात की खुशी हो रही थी कि आज इतने दिनों बाद पहली बार अनिका रोहित के साथ बात करना चाहती थी। जब से अनिका की याददाश्त चली गई थी, तब से लेकर अब तक अनिका ने रोहित के साथ ना तो कोई बात की थी और ना ही रोहित के साथ अपने दिल की कोई बात शेयर की थी। आज पहली बार अनिका रोहित के साथ कुछ बात करना चाहती थी। ये बात ही रोहित के लिए उसके दिल में खुशी और अपनी फैमिली
रिवॉन्डिंग की उम्मीद जगाने के लिए काफ़ी थी। रोहित मुस्कुराकर अनिका की ओर देखने लगा और रोहित ने बड़ी ही धीमी और पोलाइट आवाज़ में अनिका से कहा, हाँ हाँ चलो, हम बालकनी में चलकर बात करते हैं। बच्चे आपस में आर्ग्यूमेंट करने में बिजी थे। तब रोहित और अनिका बालकनी में चले गए। अनिका बालकनी में पहुंचने के बाद मन ही मन को सोचने लगी। रोहित अनिका को फोर्स नहीं करना चाहता था कोई भी बात जल्दी में बताने के लिए। रोहित जानता था कि अनिका रोहित के साथ खुलकर बात करने के लिए अनकंफर्टेबल थी, इसलिए रोहित भी उसे वक्त देना चाहता था। कुछ देर बालकनी में यहाँ वहाँ घूमते हुए अनिका मन ही मन को सोचा और फिर अचानक रोहित की ओर मुड़कर कहा, हम वेकेशन से जब घर वापस लौटेंगे तब मैं गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं श्रेया के साथ कुछ दिन रहना चाहती हूँ। अनिका की ये डिमांड सुनकर रोहित के होश उड़ गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक अनिका इस तरह की डिमांड क्यों कर रही थी। हालांकि रोहित अनिका की इस बात से काफ़ी हैरान था, मगर वो जानता था कि इस वक्त वो अनिका को किसी भी बात के लिए रोक नहीं सकता था। न तो अनिका बिजनेस करना जानती थी और न ही अनिका इस वक्त उस हालत में थी कि वो श्रेया की कुछ मदद कर सके। मगर फिर भी अनिका ने कई दिन बाद अपने दिल की फीलिंग्स रोहित के साथ शेयर की थी और वो रिलेशनशिप के इस नए मोड़ पर अनिका को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। रोहित धीरे धीरे अनिका का भरोसा जीतना चाहता था। अगर ऐसे वक्त पर अनिका को कोई चीज़ करने के लिए रोहित मना करता तो शायद वो अनिका का भरोसा नहीं जीत पाता। रोहित के पास और कोई चांस नहीं था। रोहित इस वक्त अपने बारे में ना सोचकर अनिका के बारे में सोचना चाहता था। इस कारण उसने खुद को समझा लिया था। रोहित ने खुद को समझाने के बाद बस हाँ में अपना सर हिलाकर अनिका से कहा, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। तभी अचानक अनिका की नज़र मारवा हाउस की बालकनी के ठीक सामने एक बड़े से पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ की चोटी पर एक बड़ा सा गरुड़ बैठा हुआ था जो अनिका को घूर घूर कर देख रहा था। अनिका ने जब उस गरुड़ की आंखें देखी तो अनिका की आंखें बड़ी हो गई। ये वही गरुड़ था जो कुछ दिनों पहले मारवा हाउस के टेरेस गार्डन में नजर आ रहा था और जिसे देखकर सारे बच्चे डर गए थे। अनिका उस गरुड़ को देखते ही पहचान गई। अनिका ने जो बात कही थी उसे मानना चाहिए या नहीं, यह रोहित की समझ में नहीं आ रहा था। अनिका ने अचानक ही रोहित के सामने ऐसी बात करके रोहित को हैरान कर दिया था। रोहित बस कुछ देर तक बिना पलके झपकाए अनिका को देखता रहा। एक तरफ रोहित अनिका की डिमांड को लेकर काफ़ी हैरान था और दूसरी तरफ अनिका उस पेड़ पर बैठे गरुड़ को देखकर हैरान थी। गरुड़ का इस तरह से अनिका की ओर देखना, बार बार मारवा हाउस में दिखाई देना, यह सब कुछ काफ़ी अजीब था। जब रोहित ने देखा कि अनिका एक जगह पर लगातार घूर रही थी तो रोहित ने भी अनिका जहाँ देख रही थी वहाँ अपनी नज़र घुमाई। जब रोहित ने पेड़ पर बैठे गरुड़ को देखा तो रोहित भी हैरान हो गया। रोहित ने इससे पहले भी गरुड़ का जिक्र लाइफ केयर हॉस्पिटल के टेरेस पर सुना था और आज गरुड़ मारवा हाउस के गार्डन में एक बड़े से पेड़ की चोटी पर दिखाई दे रहा था। दिल्ली जैसे शहर में गरुड़ का होना काफ़ी अजीब था और उससे भी ज़्यादा अजीब बात यह थी कि बार बार गरुड़ अनिका की हाजिरी में दिखाई देता था। अनिका जिस तरह से गरुड़ को देख रही थी उसे देखकर रोहित को काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था। रोहित ने धीमी और दबी हुई आवाज़ में अनिका से पूछा, अनिका, यह गरुड़ बार बार तुम्हें क्यों दिखाई दे रहा है? अनिका के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अनिका बस काफ़ी हैरान होकर गरुड़ को देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका पेड़ पर बैठे गरुड़ की बॉडी लैंग्वेज समझने की कोशिश कर रही थी और हैरान की बात ये थी कि अनिका काफ़ी हद तक गरुड़ की बॉडी लैंग्वेज को समझ पा रही थी। अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है वह गरुड़ आसमान में उड़ने वाला है। इतना खतरनाक पक्षी अनिका को क्यों बार बार दिखाई दे रहा था, यह बात भी रोहित की समझ में नहीं आ रही थी। रोहित और अनिका ने जब दोबारा उस पेड़ की ओर देखा तो गरुड़ वहाँ से गायब हो चुका था। रोहित ने तुरंत अपनी नज़रें आसमान में घुमाई, मगर आसमान में बाकी छोटे पक्षी तो नजर आ रहे थे, मगर इतना बड़ा गरुड़ जो अपने पंख फैलाए तो कम से कम एक बड़ी सी कार की साइज का नजर आए, वह गरुड़ आसमान में कहीं नहीं नजर आ रहा था। रोहित ये देखकर चौंक गया कि अचानक गरुड़ इतनी तेजी से कहाँ गायब हो गया। अनिका भी काफ़ी हैरान नजर आ रही थी। अनिका के चेहरे पर हैरानी देखकर रोहित ने अनिका से पूछा, क्या हुआ अनिका, क्या सोच रही हो तुम? कुछ देर तक अपने मन ही मन में कुछ सोचने के बाद अनिका ने रोहित से कहा, वो गरुड़ मुझे यह बताने आया था कि मैं खतरे में हूँ। अनिका की ये बात सुनकर रोहित के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक गरुड़ किसी इंसान को इस तरह का सिग्नल कैसे दे सकता था और अनिका उस गरुड़ की बातें कैसे समझ पा रही थी। रोहित फिर से आसमान में अपनी नज़रें घुमाने लगा, मगर आसमान में गरुड़ कहीं नज़र नहीं आ रहा था। रोहित के दिल की धड़कनें अब तेज होने लगी थी। रोहित की टेंशन ज़्यादा बढ़ रही थी। रोहित एक अनजान सहाय का पीछा कर रहा था उसके परिवार को बचाने के लिए। रोहित किसी भी हालत में अंधेरे में छुपे दुश्मन को ढूंढना चाहता था, मगर अनिका ने आज रोहित से जो बात कही थी उसने रोहित को पूरी तरह से हिला दिया था। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि वह गरुड़ कहाँ से आया था। क्या वह गरुड़ कोई
ट्रेंड गरुड़ था या एक आवारा पंछी जो भूले भटके मालवा हाउस के आंगन में घुस आया था। मगर साथ ही साथ रोहित ये भी सोच रहा था कि एक तो दिल्ली शहर में गरुड़ का दिखना एक बहुत ही अजीब बात थी, और बार बार अनिका के सामने गरुड़ का आना उससे भी ज़्यादा अजीब बात थी। अगर दुश्मन इंसान होता तो रोहित अपने पावर का इस्तेमाल करके अपनी टीम की मदद से उसे पकड़ सकता था, मगर जब दुश्मन इंसान ही ना हो तो उस अनजान चमत्कारी ताकत से अपने परिवार को कैसे बचाया जाए। यह बात तो बिजनेस टाइकून रोहित के लिए भी बहुत डरावनी थी। जो गरुड़ मालवा हाउस में अनिका को चेतावनी देने आया था, वह खुले आसमान में बाकी पक्षियों से कई ज़्यादा उड़ान भर रहा था। उस गरुड़ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मिशन पर आया था। अपने बड़े बड़े पंख हवा में लहराते हुए गरुड़ ने एक और ऊंची उड़ान भरी। गरुड़ बाकी पक्षियों से कई ज़्यादा दूरी बनाकर रखता था और उनकी नज़र कई फीट नीचे ज़मीन पर अपने शिकार पर रहती थी, और शिकार पर नज़र पड़ते ही गरुड़ ऊंचे आसमान से छलांग लगाते हुए सीधा ज़मीन की ओर आता और शिकार पलक झपकते उसके पहले ही गरुड़ उसे अपने ताकतवर पंजों में दबोच कर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता। मगर इस गरुड़ की आंखों में न तो भूख नजर आ रही थी और न ही शिकार को ढूंढने की ख्वाहिश। वह बस अपने लक्ष्य तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। लगातार गरुड़ ऊंचे आसमान में उड़ान भरता हुआ एक के बाद एक शहर, नदी, समुद्र पार करता गया। कई बार आसमान का रंग बदला तो कई बार नीचे जमीन पर नजर आने वाले दृश्य बदलते गए। कभी ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, कभी खेत खलियान, तो कभी मीलों तक दरिया नजर। लगातार कई घंटों तक उड़ान भरने के बाद गरुड़ ने एक बड़े से टापू पर अपनी उड़ान को धीमी करने लगा। धीरे धीरे गरुड़ ऊंचे आसमान से नीचे की ओर आने लगा। कई घंटे तक बिना खाए पिए गरुड़ ने ऊंची उड़ान भरी थी, मगर अभी गरुड़ काफी तेजी से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा था। फिर एक ऊंची पर्वत के शिखर पर एक छोटी सी चट्टान पर गरुड़ अपने पंजे गाड़ कर बैठ गया। गरुड़ के ठीक सामने स्वाति मल्होत्रा बैठी थी। गरुड़ के आने के बाद स्वाति काफी देर तक गरुड़ को देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे गरुड़ और स्वाति एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। गरुड़ स्वाति को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा था और स्वाति बड़े ही ध्यान से गरुड़ की कही हर बात को सुन रही थी। बूढ़े बाबा स्वाति को इस तरह देखकर स्वाति से पूछने लगे, कैसी है अनिका मैडम? जैसे ही बूढ़े बाबा ने यह सवाल पूछा, स्वाति ने अपना एक हाथ हवा में उठाते हुए उन्हें बीच में न बोलने का इशारा किया। बूढ़े बाबा ने चेहरे की झुलसी हुई झुर्रियाँ कुछ कम होने लगी थी। झुलसे हुए चेहरे पर अब जलने के निशान काफी कम होने लगे थे। बूढ़े बाबा का चेहरा इतनी बुरी तरह से जला था कि उनकी आंखें भी नजर नहीं आती थी किसी को, मगर अब धीरे धीरे बूढ़े बाबा की आंखों की पुतलियां दिखाई देने लगी थी। कुछ देर तक बड़ी ही शांति से गरुड़ को देखने के बाद स्वाति मुस्कुराने लगी। स्वाति अपने हाथों से एक जंगली भालू की पीठ पर मलहम लगा रही थी। बूढ़े बाबा एक बड़ा सा कटोरा लिए स्वाति के ठीक बगल में खड़े थे। स्वाति फिर से अपने ध्यान से बाहर निकलकर उस भालू के शरीर पर मलहम लगाने लगी। जब बूढ़े बाबा को यकीन हो गया कि स्वाति अपने ध्यान से बाहर निकल गई थी, तो फिर से अपना सवाल पूछते हुए बूढ़े बाबा ने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि कैसी है अनिका मैडम? बूढ़े बाबा का सवाल सुनकर स्वाति ने बूढ़े बाबा के हाथों में जो बड़ा सा कटोरा था उससे थोड़ा सा मरहम अपने हाथों में लिया और भालू की पीठ पर फिर से उसे लगाने लगी। बूढ़े बाबा का सवाल का जवाब देते हुए स्वाति ने कहा, क्या तुम जानते हो इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी ताकत होती है। इस भालू को देख लो, शिकार का पीछा कर रहा था, अचानक एक छोटी सी चट्टान से गिर गया। देखो इसे कितनी चोट लगी है। इसे सिर्फ इसलिए चोट लगी है क्योंकि इसका शरीर काफ़ी ताकतवर और वजनदार है। इसकी जगह उस छोटी सी चट्टान से अगर कोई बिल्ली गिरी होती तो उसे जरा भी चोट नहीं लगती। वह अपने पंजों के सहारे ऊंची से ऊंची चट्टान से छलांग लगा सकती है बिना एक खरोच के, क्योंकि उसका शरीर उसकी ताकत नहीं, उसके शरीर की कमजोरी उसकी ताकत बन जाती है। और इस भालू का शरीर उसके लिए सबसे बड़ी ताकत है और यही ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जैसे जैसे स्वाति भालू के जख्मों पर मलहम लगा रही थी, भालू की आंखों में नींद बढ़ती जा रही थी। भालू के बारे में यह मशहूर होता है कि वो कई कई महीनों तक अपने आप को खाने पीने से दूर रखकर सोता रहता है, और अगर भालू जागने पर आए तो कई कई महीनों तक अपने बच्चों के लिए शिकार ढूंढ सकता है। मगर इस भालू की आंखों में नींद सिर्फ इसलिए नजर आ रही थी क्योंकि जो मलहम स्वाति भालू के जख्मों पर लगा रही थी वो एक किस्म का सेडेटिव था जो जंगल में जंगली पत्तियों से बनाया गया था। उस छोटे से पर्वत पर कई जानवर इस तरह एक लाइन लगाकर खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारे जानवर स्वाति के अस्पताल में अपना इलाज करवाने आते थे। सब अपने नंबर के आने का वेट कर रहे थे और स्वाति बारी बारी से सबको ट्रीट कर रही थी। बूढ़े बाबा के चेहरे पर आग के झुलसने के निशान भी सिर्फ इसलिए कम हो रहे थे क्योंकि स्वाति उनकी ट्रीटमेंट कर रही थी। भालू की मरहम पट्टी करने के बाद एक स्वाति हर जानवर और पक्षी के पास जाकर
कुछ देर तक उनकी आंखों में आंखें डालकर देखती और फिर एक एक करके उनका इलाज करना शुरू कर देती। स्वाति के पीछे पीछे स्वाति की मदद करते हुए बूढ़े बाबा भी चल रहे थे। बूढ़े बाबा ने कुछ देर बाद स्वाति से पूछा, मैडम, क्या आपकी बेटी अनिका मैडम अपने परिवार को कभी नहीं पहचान पाएंगी? स्वाति ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए बूढ़े बाबा से कहा, मैंने तुमसे कहा ना, हर इंसान की ताकत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है और अनिका की ताकत है उसका परिवार। जैसे ही बूढ़े बाबा ने स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनी, वह हैरान हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि स्वाति क्या कहना चाहती थी और गरुड़ ने स्वाति को ऐसी क्या बात बताई थी कि स्वाति इस तरह की बातें कर रही थी और अनिका का परिवार ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। बूढ़े बाबा अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रहे थे। उन्हें गरुड़ की और बाकी जानवरों की साइन लैंग्वेज नहीं आती थी। वो नहीं समझ पा रहे थे कि गरुड़ ने स्वाति को क्या इन्फॉर्मेशन दी थी। स्वाति भी बूढ़े बाबा की परेशानी उनके चेहरे पर पढ़ पा रही थी। स्वाति ने बूढ़े बाबा के अनकहे सवालों को जवाब देते हुए कहा, अनिका की बाहरी जंग अब उसके भीतर की हो चुकी है। याददाश्त जा चुकी है मगर खतरा अभी टला नहीं। सवाल बदल गए हैं मगर परीक्षा अभी भी वही है। जिन सारी बातों से जूझी थी, अब अनिका को भी उन सारी बातों से जूझना पड़ेगा। अब आने वाला वक्त अनिका की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त होने वाला है। अब तक जो जंग अनिका लड़ती आई थी, वो जंग अनिका की ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों के सामने बहुत छोटी जंग थी। स्वाति एक के बाद एक सारे पशु पक्षी और जानवरों का इलाज कर रही थी, मगर स्वाति की आंखों में अनिका के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। बूढ़े बाबा अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका की याददाश्त अनिका से छीनकर स्वाति जरूर कोई ऐसी प्लानिंग को अंजाम दे रही थी। इसके बारे में सोच पाना बूढ़े बाबा के बस में नहीं था। स्वाति की ऐसी बातें सुनकर बूढ़े बाबा के चेहरे पर घबराहट बढ़ती जा रही थी।